नमस्कार दोस्तों। दोपहर का समय था। एक बूढ़ी महिला बैंक जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है, लेकिन जब वह बैंक जाती है तो उसे पता चलता है कि आज बैंक बंद है। वह काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या होगा, क्योंकि दोस्तों उसके घर से बैंक की दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी। फिर वो बहुत ही हैरानी परेशानी से इधर उधर देखने लगती है ताकि उसे घर जाने के लिए जो कोई है साधन मिल जाए। तब तक उसकी नज़र एक ई रिक्शा वाले पर पड़ जाती है, तो वो उसे देखकर अपने पास बुलाती है। और जब ई रिक्शा वाला उसके पास आता है तो उसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। फिर वो रिक्शा वाले से उसे घर छोड़ने के लिए जो है बोलती है, तो जो ई रिक्शा वाला था वो अपना किराया बगैर तय किए ही उसे घर से छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों उसके बाद वो बूढ़ी महिला उसके रिक्शे पर बैठ जाती है। फिर थोड़ी ही देर जाकर जो ई रिक्शा वाला था उसे उसके घर तक पहुंचा देता है। लेकिन दोस्तों जब वह बूढ़ी महिला उसे रिक्शा से उतरने लगती है तब तक उसके पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वह गिर जाती है और उसके घुटने में जो है चोट आ जाती है। तो ये सब देखकर जो ई रिक्शा वाला था वह काफ़ी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि बुजुर्ग महिला है और उतरते समय रिक्शा से गिर चुकी है, तो फर्ज बनता है कि उसे जो है घर तक पहुंचा दे, उसके घर तक ले जाए। उसके बाद दोस्तों जो रिक्शा वाला था उस बूढ़ी महिला को अपनी गोद में उठाकर उसके घर के अंदर ले जाता है। ले जाने के बाद उसे बिस्तर पर लेटा देता है। फिर उसके बाद जो बूढ़ी महिला थी रिक्शा वाले से कहती है कि बेटा, जब तुम मुझे यहाँ तक लेकर आ गए तो एक छोटा काम कर दो। मेरे घुटने में जो है तेज चोट लग चुकी है, इसलिए तुम मालिश कर दो। तो उसके बाद दोस्तों रिक्शा वाला था वह भी इंसानियत के नाते सोचता है, विचार करता है, यह कर देना भी उचित ही होगा। फिर वो उसके किचन में जाता है और एक कड़वा तेल की शीशी लेकर आता है और मालिश करने लगता है। फिर दोस्तों थोड़ी देर जब वो मालिश करता है और उसे थोड़ा आराम मिल जाता है तो वो उस बूढ़ी महिला से कहता है कि माता जी आप मेरा किराया दे दो, मैं घर जा रहा हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद वो उस रिक्शे वाले से कहने लगती है कि बेटा, मेरे पास तो तुम्हारा किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, यदि तुम चाहो तो अपने किराए के बदले में कुछ और ले सकते हो। फिर दोस्तों जब ई रिक्शा वाला उस बूढ़ी महिला का इतनी बात सुनता है तो काफ़ी हैरान परेशान भी हो जाता है, सोच विचार करता है। और फिर उसके बाद वो उसके साथ क्या करता है, यदि दोस्तों आप इस लोक कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, यह कहानी पुणे के एक छोटे से शहर की सच्ची घटना है। एक बेहद खूबसूरत बूढ़ी महिला थी जिसका नाम बेगम था। बेगम अपने घर में बिल्कुल अकेले रहती थी क्योंकि उसका पति नहीं था। पति का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था, लेकिन वो इस उम्र में भी काफ़ी जवान, खूबसूरत और नौजवान दिखती थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी वो बहुत समय पहले ही कर चुकी थी। उसका कोई अपना बेटा नहीं था और जो बेटी थी उसका एक लड़का था जिसको वो अपने घर पर रखी हुई थी। जो लड़का था वो भी जो है 6वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और उसके घर पर ही रहता था। और जो बेगम थी वो अपने घर के पीछे एक बड़ा सा मुर्गी फार्म जो है खोल रखी थी जिसका वह रख रखाव करता था। जब मन में आता था पढ़ने के लिए जाता था, नहीं तो बाकी दिन मुर्गी फार्म पर ही जो है मुर्गियों की देखभाल करता रहता था। और जो बेगम थी उसके पास बहुत सारा पैसा था, क्योंकि जब भी उसका पति जीवित था तो वह दुबई की जो है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था जिसका सैलरी अच्छा खासा था, जिस वजह से जो है वह कमा कमा कर जो है बहुत सारा अपना बैंक बैलेंस जो है बनाया हुआ था। और उसके चले जाने के बाद उसका सारा रुपया पैसा अब जो है बेगम का हो चुका था, जिस वजह से बेगम जो थी ऐसो ऐसी की ज़िंदगी जीने लगती है, पूरी मौज कर रही थी। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी और वो प्रतिदिन अपने पोता को जो है 20-50 रुपए दे दिया करती थी, जिससे उसका दिल भी लगा रहता था। बेगम अक्सर रिक्शा से बैंक जाया करती है क्योंकि उससे कभी पैसा निकालना होता है तो वह कभी जमा कराने के लिए भी जाती थी। तो दोस्तों उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो सब ऑनलाइन होता है, जिस वजह से वो बैंक जाकर पैसा निकालना होता है। ठीक दोस्तों इसी तरह से जो है एक दिन की बात है, शनिवार का दिन था और जो है बेगम को मालूम नहीं था कि शनिवार को बैंक जो है आधी छुट्टी का टाइम रहता है, क्लोजिंग रहता है। तो दोस्तों बहुत तेज धूप निकला हुआ था और वो बैंक जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। लेकिन जब वो बैंक जाती है तो उसे पता चलता है कि आज बैंक बंद है। तो ये सुनकर वह काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि दोस्तों बेगम के घर से जो है बैंक की दूरी लगभग 15 किलोमीटर था। फिर वो बहुत ही हैरानी के साथ इधर उधर जिधर तिधर देखने लगती है। तो दोस्तों वो सोचने लगती है कि शायद कोई उसके घर जाने के लिए साधन मिल जाए, लेकिन दोस्तों वहाँ साधन बहुत दुर्लभ था, जल्दी कोई गाड़ी मिलता नहीं था। तब तक उसकी नज़र एक ई रिक्शा वाले पर जो है टिक जाती है। उसके बाद जब ई रिक्शा वाले को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। दोस्तों जब ई रिक्शा वाला उसके पास आता है तो उसे देखते ही जो है उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि जो ई रिक्शा वाला था वो लंबे चौड़े कद काठी का इंसान था। फिर दोस्तों बेगम उस ई रिक्शा वाले से उसे अपने घर छोड़ने के लिए बोलती है। तो दोस्तों जो ई रिक्शा वाला था वो बेगम से बगैर किराया तय किए रहे उसे घर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों जो ई रिक्शा वाला था उसका नाम शंकर था और शंकर बिहार के बलिया का रहने वाला था और वो मुंबई में जाकर जो है ई रिक्शा चलाने का काम किया करता था। उसके बाद दोस्तों जब बेगम शंकर की ई रिक्शा पर बैठ जाती है तो शंकर भी बहुत ही जल्दी जो है उसे घर तक पहुंचा देता है। फिर दोस्तों जब बेगम अपने घर पर पहुंच जाती है, जब ई रिक्शा से वो उतरने लगती है तब तक अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, तो वो बेचारी वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों जब शंकर का नज़र बेगम पर पड़ता है तो देखता है कि बेचारी बेगम दर्द से जूझ रही थी, क्योंकि उसके घुटने चोट लग चुके थे। तो वो सोचता है कि अब जब उसे घर तक पहुंचा ही दिया जाए तो वो गिर चुकी है तो क्यों नहीं जो है उसके घर के अंदर तक भी पहुंचा दें।
यही सोचकर दोस्तों जो शंकर था वो बेगम को अपनी गोद में उठा लेता है, तो उसे अपने घर के अंदर जो है लेकर चला जाता है। और ले जाने के बाद दोस्तों उसे बिस्तर पर वो लेटा देता है। फिर उसके बाद जो बेगम थी वह शंकर से जो है कहने लगती है, उसे बोलने लगती है कि बेटा तुम यहाँ तक तो मुझे लाई दिए, तो एक काम करो, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है बहुत तेज, थोड़ा तो मालिश कर दो। फिर दोस्तों उसके बाद जो शंभू था, मतलब शंकर था, वो इंसानियत के नाते जब यहाँ तक लाई दिया हूँ तो वो थोड़ा भी ये काम कर दो। उसके बाद दोस्तों जो शंकर था बेगम के किचन के घर में जाता है और एक वहां से एक कड़वा तेल की शीशी लेकर आता है, और आने के बाद दोस्तों वो बेगम की घुटनों की मालिश करने लगता है। उसके बाद दोस्तों जब थोड़ी देर तक वो मालिश करता है तो बेगम को थोड़ा आराम मिलने लगता है। तो जो बेगम था शंकर का हाथ पकड़कर अपने हाथों से जो है मालिश करवाने लगती है। दोस्तों जब शंकर मालिश कर रहा होता है तो बेगम को बहुत ही आनंद आ रहा था, जिस वजह से जो है बेगम थोड़ा इधर उधर मालिश कर रही थी, थोड़ा उधर मालिश कर दो, जगह जगह बता रही थी, और शंकर उसको जो है बताए अनुसार सभी जगहों पर मालिश कर रहा था। फिर दोस्तों जब बेगम उसके दर्द से राहत मिल जाती है तो शंकर जो है बेगम से कहने लगती है कि अब लगता है आपका दर्द दूर हो चुका है, इसलिए अब मुझे घर पर चलना चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गया, आइए मेरा किराया, अब मैं जाना चाहता हूँ। तो बेगम ये सुनकर शंकर से कहने लगती है कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसके बदले में यदि तुम मुझे कुछ और देना चाहो तो मैं राजी हूँ। उसके बाद दोस्तों जब शंकर बेगम का इतना बात सुनता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, और वो सोचने लगता है कि भला ये बुजुर्ग महिला उसे किराए के बदले में ऐसा कौन सा चीज़ देना चाहती है। फिर दोस्तों वो बेगम से पूछने लगता है कि अरे माता जी आपके पास क्या है मुझे देना चाहती है। तो बेगम जो है शंकर से कहने लगती है, वैसे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास अपना खुद का मुर्गी फार्म है, घर का मतलब घर द्वार सब कुछ है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है, यदि तुम जो है मेरा ख्वाहिश पूरा कर दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगी अभी। उसके बाद दोस्तों जब शंकर बेगम की इतनी बात सुनता है तो उसके मन में भी लालच आ जाता है, और सोचने लगता है कि ये बुढ़िया महिला इतनी उम्र में भी कितना नौजवान और खूबसूरत जो है दिख रही है, और मुझे भी एक महिला की जो है जरूरत है, तो क्यों नहीं इसकी बात मान ली जाए। उसके बाद दोस्तों वो अपने मन सोच विचार करके ये बेगम की बात मान जाता है। उसके बाद दोस्तों जो बेगम थी उसको अपने पास बैठने के लिए बोलती है, और जब शंकर उसके पास बैठ जाता है तो दोस्तों बेगम उसकी आंखों में देखने लगती है, और दोस्तों जो शंकर था वह भी बेगम की ओर देखने लगता है, और देखते ही देखते दोनों दोस्तों एक हो जाते हैं। फिर पूरे दिन जो बेगम थी वो शंकर के साथ अपनी ख्वाहिश और सारी जरूरतों को जो है पूरा करती रहती थी। फिर उसके बाद जब शाम हो जाती है तो फिर जो शंकर था वह बेगम से कहता है कि अरे आंटी अब तो काफ़ी देर भी हो चुका है, और वो आपकी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें भी पूरी हो चुकी है, तो आइए पैसा अब मैं जो है घर जाना चाहती हूँ, घर जाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो बेगम थी वो अपने पर्स से 20,000 निकाल कर बेगम की उसके शंकर के हाथ में पकड़ा देती है। उसके बाद पैसा पाकर जो शंकर था वो घर जाने लगता है, तो पीछे से जो बेगम थी वो शंकर से कहती है कि घर जा रहे हो तो जो है अपना मोबाइल नंबर दे दो, इसके बाद फिर मुझे तुम्हारा कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, वो या घर पे बुला लूंगी। उसके बाद दोस्तों जो शंकर था वो अपना एक मोबाइल नंबर भी बेगम को लेकर चला जाता है। फिर दोस्तों जब शंकर चला जाता है तो बेगम एकदम गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसकी जो बाकी बरसों की इच्छाएं थी, तमन्ना थी, अधूरी थी, बस वो पूरी हो चुकी थी, और बेगम को उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उसकी बरसों का प्यार फिर से जो है लौट आया है। क्योंकि दोस्तों जो बेगम थी वो अपनी शादी से पहले उसकी एक लड़के के साथ जो है सेटिंग थी, जिसके साथ अक्सर वह जिधर जाया करती थी और अपनी ज़रूरत को पूरा भी करती थी। फिर दोस्तों इस घटना के बाद से जब 10-12 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन बेगम रात के समय में शंकर के मोबाइल पर फ़ोन कॉल करती है, और उसे अपने घर पर आने के लिए जो है बोलती है। तो बेगम शंकर से कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, देखूंगा कल आ जाऊंगा। लेकिन जो बेगम थी जिद करने लगती है, तो शंकर से कहती है कि मुझे तुम्हारा जो है अभी ज़रूरत है, यदि आओगे घर पर तो इसके बदले में मैं तुम्हें जो है 30,000 दूंगी। उसके बाद दोस्तों जब शंकर 30,000 का नाम सुनता है तो उसके मन में जो है लालच जाग जाता है, और वो उसी समय दौड़े भागे जो है बेगम के घर पर जो है चला जाता है। तो देखता है कि जो बेगम है वो पहले से ही बिस्तर पर तैयार बैठी थी, उसके लिए सज संवर कर बैठी थी, तो वो सब कुछ समझ जाता है शंकर। बेगम भी उसकी पत्नी नहीं थी, पत्नी का देहांत हो चुका था, मतलब उसके भी दो छोटे छोटे बाल बच्चे थे जिनका भी रिक्शा चलाकर परिवेश करता था। फिर दोस्तों वो बेगम को एकदम करीब जाकर बैठ जाता है और बेगम की ओर देखने लगता है। तो उसके बाद जो हाँ, मतलब शंकर को कहती है कि जाओ किचन में घर में जो है तेल लेकर आओ, पहले मेरी मालिश कर दो। उसके बाद जो शंकर था वो बेगम के कहे अनुसार फिर उसे मालिश करने लगता है। फिर जब उसकी मालिश कर देता है तो दोस्तों उसकी सारी भावनाएं और इच्छाएं जो है एकाएक जागृत हो जाती है। उसके बाद जो बेगम थी वो शंकर से अपनी जरूरत को पूरा करने लगती है। फिर दोस्तों जो शंकर था वो भी बेगम को इस कदर हिलाता है कि दोस्तों उसकी सारी जरूरत और इच्छाएं जो है एक समय में पूरा हो जाती है। तब तक उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो बेगम जो है उसको 30,000 रुपये लाकर दे देती है। उसके बाद जो शंकर था वो उसके घर से चुपके से निकल जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो बेगम थी उसको अब शंकर की आदत पड़ जाती है, जब भी उसका मन करता था दोस्तों उसको अपने घर पर बुला लेती थी और अपनी ज़रूरत जो है पूरा कर लेती थी। फिर शंकर चला जाता था। लेकिन दोस्तों एक दिन कुछ अलग ही हो गया। रात का समय था और जो बेगम थी वो बेगम बेगम से फ़ोन करके कहती है कि क्या तुम्हारा कोई और भी दोस्त है। शंकर से फ़ोन करके कहती है कि क्या तुम्हारा कोई और भी दोस्त है।
शंकर बेगम की बात सुनता है तो काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि बेगम क्या बोल गई, क्या बोल रही है। उसका कोई एक और दोस्त है तो ये बोलता है कि बेगम से कि नहीं मैं अकेला हूँ, क्या बात है। तो बेगम कहती है तुम्हारे और कोई नज़र में दोस्त हो, अच्छा इंसान हो तो उसे भी अपने साथ ले आना, और इसके साथ तुम्हें थोड़ा और पैसा ज़्यादा दे दूंगी मैं। उसके बाद दोस्तों पैसे के लालच में आकर जो शंकर था वो अपने एक साथी को अपने घर पर ले चला जाता है। यह कहकर कि एक बहुत अच्छी जो है लेडीज है, वह जिसके साथ तुम सब वह करोगे तो उसके बदले में तुम्हें चाय पानी का जो है पैसे दे देगी, वो खर्चा का वो पैसे दे देगी। दोस्तों जो उसका दोस्त था वो भी एक नंबर का लफुआ था और हमेशा इधर उधर मुंह मारता फिरता रहता था। यही सोचकर शंकर के साथ चलाता था, चलो कि रात यहीं गुजारनी और बदले में थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब शंकर अपने दोस्त को बेगम के घर पर लेकर आता है तो दोस्तों बेगम दोनों को देखकर खुश हो जाती है। दोस्तों बेगम थी दोनों के साथ जो है अपनी ख्वाहिश पूरा करने लगती है। दोस्तों ये दोनों मिलकर बेगम को इस कदर ख्वाहिश पूरा कर देते हैं कि दोस्तों सुबह होते होते जो बेगम थी वो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं पाती। फिर दोस्तों जब वे दोनों बेगम का ये हाल देखते हैं तो दोनों सोचते हैं कि अब बेगम जो है अधमरी हो चुकी है और इस अवस्था में यहाँ पर रहना जो है ठीक नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों वे लोग क्या करते हैं कि बेगम का बेडरूम में जितना भी उसका ज्वेलर्स नकदी केस सारा जो रुपया पैसा था, जो भी सोने गहने, वो लेने के बाद वहाँ से रफू चक्कर वो हो जाते हैं। फिर दोस्तों जब सुबह होता है तो जो बेगम का पोता था उसका बेटी का लड़का वो घर के अंदर आता है और जब अपनी नानी यानी बेगम को देखता है इस हालत में तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोचने लगता है कि अचानक से कि उसकी नानी को क्या हो गया, क्योंकि दोस्तों वो घर में नहीं सोता था, वो मुर्गी फार्म में ही सोता था। बगल में एक छोटा सा कमरा बनाया गया था, इसलिए उसे कुछ मालूम नहीं रहता था कि घर में जो है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर दोस्तों उसके बाद वो दौड़ा भागा और एक डॉक्टर को बुला कर लाता है। और जब डॉक्टर बेगम के घर पर आया, बेगम का इलाज किया तो दोस्तों बेगम की हालत देखकर दंग रह जाता है। पूछने लगता है कि तुम्हारी जो है इस दादी की तुम्हारी ये हालत किसने की। तो बेगम बेचारी शर्म से डॉक्टर को कुछ नहीं बोलती। फिर दोस्तों उसके बाद जो डॉक्टर था बेगम के पोते को कहता है कि बेटा तुम्हारी नानी को जो है बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, उसे वहीं दिखाओ। तो जो है वो डॉक्टर वहाँ से चलता बनता है, लेकिन जो है उसकी दादी अम्मा जो है ठीक नहीं होगी ये बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद जो बेगम का पोता था वो अपनी माँ के पास फ़ोन कॉल कर देता है। जब बेगम की बेटी घर पर आती है तो जब अपनी माँ की ये हालत देखती है तो दोस्तों उसे भी जो है रहा नहीं जाता और वो तुरंत बेगम को एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर जो है एडमिट करती है और जहाँ पर डॉक्टर लोग बेगम का इलाज करते हैं। उसके बाद लगभग 20-25 दिन तक वो एडमिट रहती है। फिर जब वो पहले की तरह ठीक हो जाती है, जब डॉक्टर लोग उसको जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं तो उसके बाद जब वो अपनी बेटी के साथ घर पर आती है तो बेगम की जो है अपनी बेटी माँ से पूछने लगती है कि माँ तुम्हारे साथ किसने क्या किया, बताओ मुझे कंप्लेन करना है। उसके बाद जो बेगम थी वह अपनी जो है बेटी को और देखने लगती है तो उसकी आंखों में देखते ही देखते जो है वो रोने लगती है और कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो है बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी ख्वाहिश और ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में यहाँ कर बैठी। मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी एक बेटी और एक पोता भी है। जो है मैं लालच में आकर ये सब गलती कर बैठी। उसके बाद जो उसकी बेटी थी वह बेगम से जो है पूछने लगती है कि माँ बताओ मुझे क्या हुआ आखिरकार। जो बेगम बताती है कि एक रिक्शा वाले को वो हमेशा अपने घर पर बुलाती थी और उसके साथ अपना ज़रूरत पूरा किया करती थी और पूरी जो है ताला-मोली भी करती थी। एक दिन उसकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा बढ़ गई तो वो 2 लोगों को अपने घर पर बुला ली और दोनों ने मिलकर उसकी ऐसी की तैसी कर दी जिस वज़ह से उसकी ये हाल हो गया। फिर दोस्तों उसके बाद जो बेगम थी वो बताती है कि दोनों लोग उसको इस हालत में पहुँचाकर जो है उसके सारे पैसे, ज्वेलर, नकदी, रुपया के साथ सब लेकर चले गए। फिर दोस्तों उसके बाद जो बेगम की बेटी थी वह कहती है कि ये नहीं माँ, ये तो पुलिस केस बनता है। तुम्हारे गहने भी रुपए भी ले गए, वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग चोर हैं। फिर दोस्तों वो किसी तरह से बेगम को बहला-फुसला कर पुलिस स्टेशन ले जाती है उसकी बेटी और वहाँ पर जाने के बाद वो बेगम से शंकर और उसके दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है और शंकर के साथ दोस्त को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। और जितना भी लोग गहना रूपी चोरी करके बेगम के घर से लाए थे वो सारा नकदी भी दिलवाते हैं और बेगम के ऊपर एक छोटा सा भी केस लग जाता है कि बहला फुसला कर अपना जरूरत पूरा करने वाला केस यानी कि। फिर दोस्तों बेगम को भी थोड़ी बहुत सजा होती है, लेकिन दोस्तों कुछ जुर्माना देने के बाद बेगम तो मतलब बरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 3 साल की सजा काटते काटते दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करना बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बेगम को भी अपनी उम्र का तकाजा होना चाहिए, उसे भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था। इस अवस्था में जो है उसे मर्दों की लत लग चुकी थी, ये गलत बात है। ये जो है सब अच्छा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों जो आज की कहानी थी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।